हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस में एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या है। एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होता है पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो एटम्स जैसे जो ऑक्सीजन होता है वो क्या है, एक एटम है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एटम में बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं और 8 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटम। लेकिन एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर H2O बनाते हैं, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में चैप्टर क्या है। पहले हिस्ट्री समझते हैं, क्या इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, कैसे खोजबीन चालू हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए, जो एंशियंट इंडियन या फिर ग्रीक के जो फिलोसफर थे, ठीक है, जो दार्शनिक लोग थे, वो हमेशा वंडर्ड रहते थे। वंडर मतलब आश्चर्यचकित रहते थे, ढूंढने की कोशिश करते थे किसके बारे में, जो अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। भाई मैटर तो जान गए हम लोग, लेसन 1 और 2 में उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिए। लेकिन ये लोग क्या जानना चाह रहे थे, जो इसका अनसीन फॉर्म है, जो हमको दिखाई नहीं देता, वो कैसा होता है। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। भारत में जो ये आइडिया है किसका, जो मैटर उसकी डिविजिबिलिटी का, भाई मैटर और कितने छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स हैं। ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, भारत के लोगों में बहुत पहले ही आ गया था, अराउंड 500 BC। कब आया था, लगभग 500 ईसा पूर्व, यानी अब से लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद, एक इंडियन फिलोसफर थे, एक इंडियन दार्शनिक थे जिनका नाम क्या है, महर्षि कणाद। उन्होंने क्या देखा, पॉस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जिसको पदार्थ बोलते हैं, वी सेल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अब देखिए, उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि ये जो मैटर है, जो पदार्थ है, इसको हम क्या करते जाएं, और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हम इसके और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स पा पाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा एक समय आएगा कि ये और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड होते जाएगा। ठीक, अल्टीमेटली, और आगे कहते हैं कि अल्टीमेटली अंत में अ स्टेज विल कम, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा, व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। फिर आगे बोलें कि अगर हम क्या करते जाएं, किसी मैटर को यानी पदार्थ को डिवाइड करते जाएं तो हमको उसके स्मॉल पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, और लास्ट में अल्टीमेटली अंत में हमको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु, और उन्होंने इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, परमाणु नाम दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है महर्षि कणाद, इन्होंने ही क्या बताया कि अगर हम पदार्थ यानी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि उसको और ज़्यादा फर्दर डिवीजन नहीं कर पाएंगे या फिर किया जा सकेगा। तो उस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अनदर इंडियन फिलोसफर, अब एक और इंडियन फिलोसफर हुए, क्या नाम था, फकुदा कात्यायन। इन्होंने क्या बताया, इलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्रिन एंड सेड दिस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। कह रहे हैं क्या कि एक और इंडियन फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, जिनका क्या नाम था, फाकुदा कात्यायन। इन्होंने इसी डॉक्ट्रिन को, यही जो इनका सिद्धांत था, उसी को और आगे बढ़ाते हुए क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये नॉर्मली जो होता है कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो परमाणु उन्होंने बताया कि परमाणु होते हैं सबसे स्मॉलर पार्टिकल, ऐसा नहीं है कि ये फ्री रहते हैं, ये जरूर कंबाइंड फॉर्म में हों। कंबाइंड मतलब आपस में मिले होंगे, यानी ये किसकी बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, और इन्होंने बताया कि वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे और जो हमको क्या देते हैं भाई, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर देते हैं, जैसे हमारा H2O हो गया। ठीक है, अराउंड द सेम इरा, उसी समय में, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। अब देखिए, उसी टाइम पे जो ग्रीक फिलोसफर है, भाई ग्रीक भी इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा आगे था इस सिद्धांत देने में। ठीक है, वहाँ के भी दार्शनिक बहुत अच्छे थे। तो उसी टाइम पे लगभग सेम एरा में जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, क्या नेम था उनका, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वही महर्षि कणाद वाला प्रिंसिपल इन्होंने भी बोला
क्या कि अगर हम किसी मैटर को और ज़्यादा डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हम उनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ल्यूसिफस एंड डेमोक्राइटस ने ये बात कही थी। आगे देखते हैं। डेमोक्राइटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम। अब देखिए जो डेमोक्राइटस थे उन्होंने ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स उनको क्या नाम दे दिया, एटम्स नाम दे दिया। और महर्षि कणाद ने क्या दिया था, उनको परमाणु नाम दिया था। ठीक है, और हम जानते हैं एटम्स का हिंदी भी क्या होता है, परमाणु ही होता है। ठीक है, अब देखिए एटम्स का जो ग्रीक में मतलब होता है उसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच बाय एक्सपेरिमेंटल वर्क। अब देखिए ये जो भी बातें इन लोगों ने कही ये सब क्या था, फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन था, मतलब क्या था, केवल दार्शनिक विचार थे। ठीक है, बस इन्होंने ये सोचा था कि भाई ऐसा एक टाइम आ सकता है। ठीक है, इन्होंने इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं किया था टू वैलिडेट दीज आइडियाज़, ताकि ये इनके जो विचार हैं जो इन्होंने बोला उसको वैलिडेट करा सके, उसको प्रूव कर सके। ठीक है, कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। अब ध्यान दीजिए ये जो इनका प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था या विचार था, इस पर कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ। कब तक नहीं हुआ, 18th सेंचुरी तक नहीं हुआ। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18वीं सदी का अंत हुआ, लगभग 18th सेंचुरी जब ख़त्म होने के कगार पे आया, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन। कह रहे हैं क्या कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। 18th सेंचुरी के लास्ट तक जो साइंटिस्ट थे वो जानने लगे, रिकॉग्नाइज करने लगे कि भाई एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, और जब ये उन लोगों को पता चला कि भाई एलिमेंट अलग है, कंपाउंड अलग है, तो ये प्राकृतिक है भाई, वो और ज़्यादा उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो क्या फाइंड करने लगे कि हाउ एंड वाई, मतलब कैसे और क्यों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन, और जब वो कंबाइन करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं एलिमेंट्स, तो क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस पर क्या क्या थ्योरीज हैं। एंटोनी एल लेवाइजर laid the foundation of chemical science by stabilizing two important laws of chemical combination। कह रहे हैं क्या, एंटोनी एल लेवाइजर, उन्होंने क्या किया भाई, जो केमिकल साइंस है उसका फाउंडेशन रखा। ठीक है, उसकी नींव रखी कह सकते हैं। बाय स्टेबलाइजिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन्होंने क्या किया भाई, केमिकल कॉम्बिनेशन जो एलिमेंट हो रहे हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं एलिमेंट्स, तो ये कॉम्बिनेशन पे इन्होंने अपने दो लॉ दे दिए। ठीक है, दो लॉज दे दिए, दो नियम बताएं। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनका जो लॉ था उसको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर स्टेबलाइज आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। अब देखिए ये थे और इनके साथ एक इनके साथी भी थे जिनका क्या नाम था, जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके दो लॉ दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन का। भाई जो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है यानी एलिमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या शर्तें होती है, किस प्रकार वो जुड़ रहे हैं, इस पर इन्होंने दो लॉज क्या किए, दिए। कौन कौन दिए, लेवाइजर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इस पे दो लॉज हैं। पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन दोनों लॉज को हम बारी बारी समझते हैं। पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ ये कहता है कि जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। कब, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं जो मास होता है वो कंजर्व रहता है, वो सुरक्षित रहता है, मास बदलता नहीं है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम समझें तो कह रहे हैं क्या, द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन मस्ट इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरे शब्दों में हम जान सकते हैं कि जो मास होगा प्रोडक्ट का वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ रिएक्टेंट से। अब ये दो वर्ड आ गए हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट।
तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो जिन दो एलिमेंट्स का रिएक्ट कराना है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया गया है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक। अब जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे तो जो भी चीज़ बनेगा ये उसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है उसका मास और केमिकल कॉम्बिनेशन होने से पहले जो रिएक्टेंट होते हैं उसका मास, दोनों का मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16 ग्राम मीथेन लिया गया है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है और इसके 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, यानी टोटल 80 ग्राम्स हैं, ठीक है। और जब आपका रिएक्शन हो गया है उस टाइम में जो CO2 बना है वो 44 ग्राम्स है और H2 है, H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं 18 × 2, ठीक है। और इसका भी जो मास है वो भी क्या है, 80 ग्राम है। तो हम ये देख रहे हैं कि रिएक्शन के पहले जो मास है, रिएक्शन के बाद जो मास है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब हम अपना दूसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लेवॉइजर अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट, देखिए इसको बताने के लिए लेवॉइजर थे और उनके साथ कुछ अदर साइंटिस्ट भी थे, नोटेड दैट मेनी कंपाउंड्स वेयर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। उन्होंने ये ध्यान दिया कि ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बन रहे हैं, एंड ईच सच कंपाउंड्स हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और उन्होंने ये देखा कि जितने भी ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिल करके, हमेशा जब भी उनको बनाया जा रहा है तो सेम एलिमेंट जो है सेम प्रोपोर्शन में है। सेम प्रोपोर्शन मतलब उनकी जो मात्रा हमेशा सेम रह रही है, ठीक है, अनुपात हमेशा सेम रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर इट। अब चाहे उसको कहीं पे भी बनाया जाए, ठीक है, आप नॉर्थ पोल पे जाकर बनाइए, आप इक्वेटर पे बनाइए, साउथ पोल पे जाइए, या कहीं अमेरिका में बनाइए, इंडिया में बनाइए, किसी भी कंट्री में बनाइए, चाहे कोई भी प्रिपेयर करे, हमेशा जो कंपाउंड होंगे, जो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, वो हमेशा क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे, यानी उनकी मात्रा या उनका जो अनुपात होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। ध्यान दीजिए, जो मास होता है हाइड्रोजन का किससे, मास ऑफ ऑक्सीजन से, हमेशा इनका जो रेशियो होगा 1:8 होगा, ठीक। वाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, अब भले वो वाटर जो है किसी भी सोर्स से आप लेके आओ, ठीक है, हमेशा क्या होगा, ये इसी रेशियो में पाए जाएंगे। किसी भी सोर्स से कहने का मतलब ये है कि चाहे आप क्या कर लो, आपके टैप वाटर ले लो, ठीक है, जो टैप वाटर आपके नल से आता है, टोटी से आता है, टैप वाटर ले लो, नल का पानी ले लो, तालाब का पानी ले लो, या किसी अन्य नदी का पानी ले लो, हर जगह जो वाटर होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 की रेशियो में क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, मान लीजिए वाटर जो है वो 9 ग्राम है, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो हमको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और ये हमेशा होगा, यानी 9 ग्राम अगर वाटर है उसको अगर ब्रेक करते हैं तो हमेशा 1 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, क्योंकि ये हमेशा किसके रेशियो में रहते हैं, 1:8 की रेशियो में पाए जाते हैं, ठीक। सिमिलरली अब इसी तरह से हम आगे देखते हैं, इन अमोनिया, जो अमोनिया होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाई मास। अब देखिए जो अमोनिया होता है NH3, उसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये हमेशा जो होंगे 14:3 के रेशियो में होंगे बाई मास से, ठीक है। वाट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन, कह रहे हैं क्या, चाहे आप कोई भी मेथड लगा लो, किसी भी सोर्स से देख लो, जो अमोनिया होगा हमेशा उसमें नाइट्रोजन जो होगा उसका रेशियो 14 होगा और ऑक्सीजन का होगा 3 बाई मास, उनके मास को लेके कहा जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं लॉ पे। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाई प्राउस्ट एज, अब देखिए लेवॉइजर और प्राउस्ट दोनों ने मिलकर दिया था, तो प्राउस्ट के द्वारा ये लॉ दिया गया, और क्या कहें इसमें, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ
डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। कह रहे हैं क्या, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे हमेशा किसी न किसी डिफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे, यानी उनका जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, निश्चित अनुपात में होगा या डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है। अब इसको और ज़्यादा समझाने के लिए एक हमें साइंटिस्ट मिलते हैं जिनका नाम है डाल्टन। ठीक है। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। क्या है इनकी थ्योरी, ज़रा समझ लेते हैं। पहले डाल्टन कैसे ये दिए, क्या किए, ज़रा ये समझते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये जो सेकेंड लॉ है, सॉरी जो फर्स्ट लॉ है और जो सेकेंड लॉ है, दोनों को इन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। ठीक है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये क्या था कि अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट का मास होगा हमेशा इक्वल होगा किसके, रिएक्टेंट के मास से। ठीक है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी केमिकल हो तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे जो मिल करके वो केमिकल या कंपाउंड बनाए हैं, हमेशा ही उनका जो अनुपात होगा या रेशियो होगा एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, चाहे किसी भी सोर्स से या फिर कहीं से उसको ऑब्टेंड किया जाए या प्राप्त किया जाए। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ऑल मैटर्स, सभी जो मैटर्स हैं, वाट एवर एन वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, कह रहे क्या, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर ही हो, इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, ये सब किससे मिल के बने होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से, जिसको क्या बोला इन्होंने, एटम। ठीक है। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। अब देखिए इनकी जो ये थ्योरी थी, जो सिद्धांत था, उसको कुछ पॉइंट्स में इन्होंने बताया है। तो देखते हैं क्या पॉइंट्स है, क्या क्या कह रहे हैं ये। पहला है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। पहला ये है कि जितने भी मैटर हैं वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एटम्स, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और यही एटम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। फिर से समझते हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और यही एटम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। कह रहे हैं क्या कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल हैं, यानी उसको और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो भाई वो क्या है, इनडिविजिबल है, यानी ना तो आप एटम को क्रिएट कर पाओगे और ना ही उसको क्या कर पाओगे, डिस्ट्रॉय कर पाओगे। ठीक है। ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक। तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कह रहे हैं क्या कि जो एटम होते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनकी पहचान की जा सकती है इन मास, उनके द्रव्यमान में, और केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए जो एटम्स हैं, अब भाई एटम तो सब में होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं आपस में, लेकिन जो अगर डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके जो मासेज होंगे आपस में अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब देखिए दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने ये कहने का कोशिश किया है कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कोई भी एक एटम ले लीजिए और उसी एलिमेंट का कोई दूसरा एटम ले लीजिए, तो वो हमेशा क्या होंगे, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन अगर दो अलग तरह के एलिमेंट्स हैं तो उनका जो मास होगा वो भी हमेशा अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहे हैं एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कह रहे हैं क्या कि जो एटम्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, इनका जो रेशियो होता है स्मॉल होल नंबर होते हैं। ठीक है। स्मॉल होल नंबर जैसे कि 1:8 हम किसका देखे थे, वाटर का देखे थे, 14:3 अमोनिया का देखे थे। ठीक है। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। देखिए कह रहे हैं क्या कि जो रिलेटिव नंबर है, ठीक है, और जो काइंड्स ऑफ एटम है, जितने भी प्रकार के एटम्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में। ठीक है। मतलब उनका नंबर जो होगा हमेशा सेम होगा। चाहे बताया ना, जैसे आप टैप वाटर ले लो, पॉन्ड वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो,
उसमें जो एटम्स होंगे हमेशा कांस्टेंट होंगे। भाई H2O है तो H2O ही होगा, कहीं H3O या HO2 नहीं हो सकता, ठीक है। वो हमेशा क्या होंगे, उनका रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक है एटम। व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, देखिए आधुनिक जो एटॉमिक थ्योरी है, जो परमाणु का सिद्धांत है, वो क्या कहता है, तो ये कहता है कि एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कह रहे हैं क्या कि जो एटम होता है ना, वो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो क्या करता है भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, भाग लेता है, ठीक है। सच दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द एटम्स मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट द केमिकल और फिजिकल चेंज। कह रहे हैं क्या कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और जब केमिकल रिएक्शन होता है, द एटम मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, एटम क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, बदलता नहीं, ठीक है, थ्रू आउट द केमिकल और फिजिकल चेंज। चाहे भले ही आप फिजिकल चेंज कर लो, केमिकल चेंज कर लो, कितना भी चेंज कर लो, एटम की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। अगर वो ऑक्सीजन है यानी O2 है तो O2 ही रहेगा, ठीक। अगली बात क्या है, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड हेंस कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। देखिए एटम्स क्या है, बहुत छोटे, हद से ज़्यादा छोटे हैं भाई, इसलिए इतने छोटे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है, इतने ज़्यादा छोटे हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन इज़ 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और 0.037 नैनोमीटर। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि जो एटॉमिक रेडियस होता है सबसे स्मॉलेस्ट एटम यानी हाइड्रोजन का, वो कितना होता है, ये होता है 0.037 नैनोमीटर। अब देखिए ये तो है 1 नैनोमीटर का भी बहुत कम है, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसलिए हम देख पा रहे हैं 10⁻⁹ होता है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 10⁻⁹ होता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइनी है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए हम नेकेड आइज क्या उसको हम चाहें तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखिए हम कब से देख रहे हैं एटम्स, लेकिन ये जो एटम है अगर अलग अलग एलिमेंट का है तो उसका सिंबल भी तो अलग अलग होना चाहिए ना, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा एटम है या किस एलिमेंट का एटम है, ठीक है। तो देखिए इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या था, द नेम्स ऑफ एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए स्टार्टिंग में जब हम एलिमेंट्स का नेम दे रहे थे, नाम दे रहे थे, तो जहाँ से भी वो एलिमेंट पाया जाता था, जिस जगह से पाया जाता था, उसका उस जगह के नाम पे ही नाम रख देते थे। जैसे जो कॉपर है, द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम काइप्रस कंट्री इन मिडिल ईस्ट। अब देखिए कॉपर नाम जो है काइप्रस नाम से लिया गया। अब काइप्रस क्या है, एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में जहाँ पे कॉपर फर्स्ट टाइम पाया गया था, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया, कॉपर नाम दे दिया गया। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। अब कुछ नाम जो थे वो किस पे दिए गए थे, उनके कलर पे दिए गए थे, भाई कलर जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। अब देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड नाम किससे पड़ा था भाई, इंग्लिश वर्ड जो येलो है उसके नाम को देख करके उसको गोल्ड बोल दिया गया, ठीक है, येलो मीन्स गोल्डन होता ही है, ठीक। नाउ अडेज, लेकिन आजकल क्या है, IUPAC ये एक संस्था है, क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, तो इसको बोलते हैं IUPAC इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट एंड सिम्बल्स एंड यूनिट्स। अब ये क्या करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या वर्क है, तो ये क्या करती है, अप्रूव करती है किसी भी एलिमेंट के सिंबल और उसके यूनिट को क्या करते हैं, अप्रूव करती है, यही मान्यता देती है, तब जाके उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। मेनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन ऑफ और 2 लेटर्स ऑफ एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। अब देखिए जो एलिमेंट्स हैं तो उनको सिम्बलाइज करने के लिए हम इंग्लिश लेटर का यूज करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो है एलिमेंट्स उनके फर्स्ट पहले लेटर या स्टार्टिंग के 2 लेटर को मिला करके क्या कर दिया गया, एलिमेंट का नाम दे दिया गया।
द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर लोअर केस। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि भाई अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट का नाम देना है, ठीक है, तो उसके लिए एक तो ये है कि फर्स्ट लेटर से ही दे दिया, कुछ एलिमेंट के नाम फर्स्ट लेटर से ही दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ को सिंबलाइज करने के लिए मान लीजिए एक ही ऐसा है कि 2-3 आपके एलिमेंट्स हैं और उन सब का जो स्टार्टिंग लेटर है वो सी है, सी सी जैसे कार्बन हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्लोरीन हो गया, तो सब में सी हो जाएगा, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया कि कुछ को एक ही लेटर से डिनोट किया, जैसे कि कार्बन, कुछ को क्या किया उसके साथ एक और लेटर ऐड कर दिया, जैसे क्लोरीन की बात करें तो Cl होता है, कोबाल्ट का CO होता है, ठीक है। तो इसमें भी लिखने का एक तरीका है, अगर हम 2 लेटर ले रहे हैं तो हमको पहला लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा और सेकेंड लेटर स्मॉल लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर यानी केवल H का यूज करते हैं। एल्युमिनियम जो है उसके लिए हम ए और स्मॉल एल का यूज करते हैं, ना कि ए और एल कैपिटल एल का यूज हम नहीं करते, ये रॉन्ग है, ठीक। उसके बाद जो कोबाल्ट है उसके लिए CO का यूज करते हैं और O हमेशा स्मॉल रहेगा, ठीक है, अगर कोबाल्ट को डिनोट कर रहे हैं, ना कि CO, कैपिटल O नहीं हम यूज करेंगे, नहीं तो एक कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को डिनोट करने लगेगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, अगर साथ में सेकेंड लेटर है तो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड द नेम लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। अब देखिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनमें फर्स्ट लेटर और एक कोई बीच का लेटर ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे हम क्लोरीन को देखते हैं तो इसको तो हम अगर लिखते हैं पिछले रूल से तो हम CH लिख देते, लेकिन ये क्लोरीन है जिसमें जो L है उसको ज़्यादा हम टाइम दे रहे हैं हमें, क्लोरीन, ठीक है, इसलिए इसको Cl लिख दिए। जिंक है तो इसको Zn लिख दिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं स्टार्टिंग के ही 2 लेटर हो, बीच से भी हम लेटर लेके उनका नाम दे सकते हैं, ठीक। अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। अब देखिए, और बाकी के जो कुछ सिम्बल्स हैं वो उनके लैटिन नेम या फिर जर्मन या ग्रीक नेम, जहाँ पे जो चीज़ खोजा गया है उनके जो मान लीजिए लैटिन नेम है होगा उसका कुछ उस पर दे दिया, जर्मन नेम हुआ उस पर दे दिया, ग्रीक नेम हुआ उस पर दे दिया, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन की स्पेलिंग IRON है, लेकिन हम इसको Fe से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, फेरम है, ठीक है, यानी इसके लैटिन नेम से इसको डिनोट किया गया फेरम से, तो ये Fe लिखा जाता है। उसी तरह से सोडियम जो है इसका लैटिन नेम नेट्रियम है, इसलिए इसको Na लिखते हैं। पोटेशियम, इसका जो लैटिन नेम है कैलियम है, इसलिए इसको K लिखते हैं, ठीक है। Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हर एक एलिमेंट है उसका एक यूनिक नेम होगा और यूनिक क्या होगा, सिंबल होगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो IUPAC है इसमें कुछ एलिमेंट के सिंबल यहाँ दिए गए हैं, जैसे एल्युमिनियम का Al हो गया जिसमें L स्मॉल लेटर में है, आर्गन का AR, बैरियम का BA, कैल्शियम का CA, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, ठीक है। उसके बाद इधर आयोडीन का I, आयरन का Fe फेरम, लेड का Pb प्लम्बम, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिल्वर का Ag, सल्फ़र का S, जिंक का Zn, इधर कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, ऑरम, हाइड्रोजन का H, ठीक है। ऑरम क्या है, गोल्ड का लैटिन नेम है, ठीक है। अब हम समझते हैं एटॉमिक मास। अब देखिए, जो एटम होता है उसका मास भी होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। तो एटॉमिक मास क्या है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। कोई भी एलिमेंट है उसका जो एक एटम होता है उसका जो मास होता है उसको उसका क्या कहते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। यानी द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा उसको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक। इन 1961 IUPAC हैव एक्सपेक्टेड एटॉमिक मास यूनिट। कह रहे हैं क्या, 1961 में जो IUPAC है उसने क्या एक्सेप्ट किया, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम U से लिखते हैं, टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड।
अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है यानी यू है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एटॉमिक और मॉलिकुलर मास को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो क्या हो, कंपाउंड हो। अब देखिए एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। अब देखिए भाई इनको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, कार्बन के 1/12 मास से क्या करते हैं, कंपेयर करके हम एटॉमिक मास यूनिट बताते हैं, ठीक है। इसको AMU भी बोलते हैं, यानी 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखिए यानी 1 यूनिट क्या हो गया, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.66 या 67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी 1 एटॉमिक यूनिट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक। जैसे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट होता है, यानी हम बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। उसी तरह से एटॉमिक मास जो होता है नाइट्रोजन का वो 14 यूनिट होता है, यानी इसमें हम 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 यूनिट है, कार्बन का 12 यूनिट होता है, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, सोडियम का 23 यूनिट, मैग्नीशियम का 24 यूनिट, सल्फ़र का 32 यूनिट, क्लोरीन का 35.5 यूनिट, कैल्शियम का 40 यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, एटॉमिक मासेज हैं जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यू, स्मॉल यू से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, भाई एटम कैसे एग्जिस्ट कर पाता है, कैसे मिल पाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। देखिए जो एटम्स होते हैं ज़्यादातर एलिमेंट के बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्ट बहुत तेज़ करते हैं दूसरे अगर एटम से या एलिमेंट से मिलकर, तो एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इसलिए एटम जो होते हैं फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, मतलब वो ऐसे मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते। ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेज। अब देखिए कौन रह सकता है फिर, भाई कुछ एटम तो ऐसे होने चाहिए ना जो फ्री रह सकते हैं, तो वो उसमें आते हैं नोबल गैसेज। नोबल गैसेज में जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब क्या होती है, नोबल गैस होती है, ठीक है। आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज सिंगल एटम। देखिए जो नोबल गैसेज हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो होती हैं केमिकली अनरिएक्टिव है, रिएक्टिव होती ही नहीं है, इसलिए यही जो एटम्स है या नोबल गैसेज है ये क्या हो सकते हैं भाई, फ्री स्टेट में रह सकते हैं। इनका सिंगल एटम है तब भी फ्री रहेगा, कंबाइंड है तब भी फ्री रहेगा, ठीक है। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और आयंस। अब देखिए भाई हम कह रहे हैं कि एटम जो है फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं, तो उनको फ्री स्टेट में अगर रहना है तो क्या करेंगे, तो एटम्स आपस में मिल करके क्या करते हैं, कंपाउंड या क्या कह लीजिए मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयन बनाते हैं, तब जाके वो क्या कर पाते हैं, फ्री स्टेट में रह पाते हैं, ठीक। अब मॉलिक्यूल वर्ड आ गया, मॉलिक्यूल हम स्टार्टिंग में ही देखे थे, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक। फिर से समझते हैं मॉलिक्यूल क्या है। अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम्स के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, विच आर केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर, जो क्या होते हैं, एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं, मतलब केमिकल रूप से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा जो मॉलिक्यूल होता है, अभी बताया ना कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री नहीं रह सकते हैं, नोबल गैसेस को हटा दिया जाए तो फ्री रहने के लिए वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जरूरी नहीं है एक ही एलिमेंट के हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स मिलके बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा एटम्स मिलके बना सकते हैं, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक।
कह रहे हैं क्या, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल क्या है, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक्सेप्ट एलिमेंट, एलिमेंट को अगर हटा दिया जाए, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो क्या कर सकता है भाई, इंडिपेंडेंट रह सकता है, मतलब फ्रीली रह सकता है, एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस, और जो मॉलिक्यूल होते हैं उस सब्सटेंस के हर एक प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, शो करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देख पा रहे हैं हम, जो H2O होता है, H2O इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर। वाटर का क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो H2O है, विच शोज द ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब देखिए जो H2O है, मान लीजिए H2O हमने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लिया, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा और हमारे मान लीजिए किसी बीकर में वाटर भरा हुआ है उसका जो प्रॉपर्टी होगा, दोनों का प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों को से का जो गुण होगा वो सेम होगा। ठीक है, अ मॉलिक्यूल मे हैव एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। अब ध्यान दीजिए, जो मॉलिक्यूल होता है ये सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट से मिलके भी बन सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये H2O है, H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंटेनिंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो होमो एटॉमिक होते हैं उनमें सेम एलिमेंट के ही एटम रहेंगे, अदर एलिमेंट के एटम्स उसमें नहीं रहेंगे। जैसे हमारा हो गया O2, O2 क्या हो गया, होमो एटॉमिक, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ठीक, और दोनों एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के ही हैं, यानी सेम एलिमेंट के हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसी तरह से दूसरा क्या है होगा, दूसरा होगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड। देखिए दूसरा जो है वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं। इसमें जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स से ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल में हमारा वाटर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के हो गए, एक हो गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा इसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट के ही एटम्स आपस में जुड़ेंगे, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें दो अलग तरह के एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे, आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे H2O हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स रहेंगे उसी को क्या बोलते हैं, उस एटम का एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो बात करें अगर आर्गन और हीलियम की, ये दोनों नोबल गैसेज हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम रहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो देखिए O2 और H2 हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, एक और है N2 है, नाइट्रोजन। ठीक, तो ये दोनों क्या होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। डाई मतलब टू होता है, ठीक है, यानी इनके वन मॉलिक्यूल में एटम्स का संख्या क्या होगा, टू होगा। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करें तो इसके जो एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। इसको क्या नाम देते हैं, टेट्रा एटॉमिक, यानी जिनके भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे उनकी संख्या 4 होगी, वो क्या होंगे, टेट्रा एटॉमिक होंगे, या और उनकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 4 होगी। सल्फ़र की बात करें तो इसको पॉली एटॉमिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके वन मॉलिक्यूल में 8 एटम्स पाए जाते हैं। ओजोन की बात करें O3 लिखते हैं, इसको ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। इसकी एटॉमिसिटी 3 होती है क्योंकि इसके वन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केमिकल फार्मूले। अब देखिए, इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। देखिए कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसको सिंबल से डिनोट करते हैं। अब हम हर जगह उसका नाम तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हमने क्या बनाया भाई, सिंबल बनाए, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपोजिशन को। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला का पहले देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या तरीके हैं, क्या इसका गुण होता है। ठीक है, देखते हैं। द वैलेंसीज ऑफ चार्जेस और आयन मस्ट बी बैलेंस। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी और चार्ज, प्लस माइनस का जो चार्ज होता है, हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, व्हेन अ कंपाउंड इज़ फॉर्म, जब भी कोई कंपाउंड बनता है
ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, किसका कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल का, सिंबल्स ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट, तो जो मेटल होते हैं उनके सिंबल को हमेशा पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, NaCl है, ठीक है, CuO है, तो यहाँ पे पहले मेटल को पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल को बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे है व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या हो यूज होते हैं, द आयंस आर इनक्लोज इन ब्रैकेट्स बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशियो। जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जब उनका जो सिंबल लिखते हैं तो उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, जैसे CaOH, ठीक है, CaOH है, इसका मतलब यह है जब ये ब्रेक होगा तो OH माइनस में जाएगा, ठीक है, Ca प्लस में जाएगा, ठीक है, NH हो गया, SO हो गया, ठीक है, NHSO। उसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये जो होता है जो जितने भी एटॉमिक मासेज हैं, ठीक है, जितने भी ऑल एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उनका सम होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे H2O है, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अभी ऊपर हमने पढ़ा 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इस तरह से हम देखें तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, 1 इंटू 16 यानी कि 16, और दोनों मिलके कितने हो गए 18, यानी हम बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर मास है H2O का वो 18 यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला यूनिट मास क्या है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस एंड एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला फॉर ए कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा जो फार्मूला मास यूनिट होता है तो ये सम होता है किसका, एटॉमिक मास ऑफ आयंस, आयन के एटॉमिक मास, और एटम्स जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनका सम होता है। जैसे बात की करें NaCl, NaCl में जो Na है उसका एटॉमिक मास यूनिट 23 होता है, Cl का 35.5 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, भाई Na 1 ही है तो 1 इंटू 23, Cl क्या है ये भी 1 है तो 1 इंटू 35.5, और दोनों मिल करके 58.5 यूनिट हो जाते हैं। ये क्या हो गया इसका फार्मूला यूनिट मास, किसका, NaCl का, ठीक। अब देखिए रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को पहले हम समझते हैं। पहला है वी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एटम्स विच फॉर्म कंपाउंड। सबसे पहले हम एटम्स का सिंबल्स लिखते हैं जिससे कंपाउंड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, बिलो द सिंबल्स ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसीज। अब जो सिंबल्स हमने लिखे उनके ठीक नीचे हम क्या लिखेंगे, हर एक एलिमेंट का क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट है नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जो आपने एटम्स लिखे हैं, ठीक है, उनकी जो वैलेंसी है उसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, ठीक। विथ फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम। क्रिस क्रॉस का मतलब ये है कि हम फर्स्ट एटम के साथ सेकेंड एटम की वैलेंसी लिखेंगे और सेकेंड एटम के साथ फर्स्ट एटम की क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। दूसरा रूल क्या है, रूल 2 क्या कहता है, व्हेन द वैलेंसी इज़ 1 सबस्क्रिप्ट नॉट रिटन। मान लीजिए कि वैलेंसी अगर 1 है, ठीक है, दोनों की मान लीजिए दोनों एटम जो कंबाइन हो रहे हैं दोनों की वैलेंसी 1 हो गई तो उस कंडीशन में हम वैलेंसीज को शो नहीं करेंगे, ठीक। रूल थर्ड क्या है, रूल थर्ड है व्हेन देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। जब क्या हो कि पॉलीएटॉमिक आयंस बहुत ढेर सारे आ जाएं तो ब्रैकेट का यूज करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन को सेपरेट करने के लिए, किससे, सबस्क्रिप्ट से, ठीक है। इस सबके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी नीचे लिखी गई है 1, क्लोरीन की वैलेंसी नीचे लिखी गई है 1, लेकिन जब हम इनको लिखेंगे सिम्बलाइज करेंगे तो इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन के साथ। लेकिन अभी हमने एक रूल पढ़ा है कि जब वैलेंसी क्या 1 हो तो इसको लिखते नहीं हैं, यानी 1 को हम नहीं शो करते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl ही लिखते हैं ना कि H1Cl1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा है फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में देखते हैं हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी 1 यहाँ लिखी गई है, सल्फाइड जो है इसकी वैलेंसी 2 है यहाँ लिखी गई है, ठीक। तो इस तरह से हम जानते हैं कि भाई जो सेकेंड एटम होता है उसकी वैलेंसी फर्स्ट एटम के साथ लिखते हैं, यानी H2 हो गया,
और फर्स्ट की वैलेंसी सेकेंड एटम के साथ लिखते हैं तो S, और ये भी जानते हैं जब 1 वैलेंसी होती है तो हम कुछ ना लिख के उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फार्मूला हो गया वो हो गया H2S। ठीक, उसके बाद देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो देखिए जब फार्मूला लिखेंगे कार्बन के साथ क्लोरीन का लिखना है, लेकिन क्लोरीन का 1 है इसलिए केवल C लिखेंगे कार्बन, और जब क्लोरीन लिखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी लिख देंगे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैसन यानी Mg+2 फर्स्ट, फॉलोड बाय द symbol of anion chlorine minus, then their charges are criss-cross to get the formula। जैसे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें देखिए जो मैग्नीशियम है उस पर क्या चार्ज होता है, +2 का होता है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम को पहले लिखेंगे Mg, ठीक है, क्लोरीन का चार्ज 1 है तो 1 नहीं शो करेंगे, फिर लिखेंगे क्लोरीन Cl, मैग्नीशियम का +2 है तो इसके साथ +2 यानी 2 लिख देंगे, ये हो गया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आयंस। अब देखिए आयंस क्या है भाई, आयन कब से आ रहा है देख लेते हैं आयंस क्या है। एन आयन मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज। आयन क्या होता है, ये एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जिनमें क्या होता है पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज होता है। सब पॉजिटिव चार्ज आयंस में देख लेते हैं क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और एल्युमिनियम है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज आयन में जैसे क्लोरीन आयन हो गया, सल्फाइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया OH- और सल्फेट आयन हो गया SO4-। ठीक, अब देखिए जो आयन्स है ये भी मोनो एटॉमिक पॉली एटॉमिक होते हैं। मोनो मतलब क्या, जैसे Mg पे +2 का चार्ज है, Na पे +1 का चार्ज है। ठीक, पॉली एटॉमिक क्या, पॉली मतलब क्या है कि भाई दो अलग अलग एटम्स हैं। ठीक है, अमोनियम जो आयन है यहाँ पे देखिए पॉली मतलब क्या होता है भाई अलग अलग एटम्स हैं। ठीक, मोनो एटॉमिक आयंस का मतलब हो गया कि एक ही एटम के हैं आयंस, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो Mg+2 है, Na+ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे NH4+ है अमोनियम आयन में, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम्स हैं। कार्बोनेट आयन में CO3 में C कार्बन है, O3 है आपका ऑक्सीजन, तो दो अलग अलग आयन हो गए इसलिए पॉली एटॉमिक आयन। सेम आयन रहेंगे तो मोनो एटॉमिक आयंस। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड। अब देखो ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तरीका वही सेम है, देखते हैं। जैसे Na का जो होता है +1 होता है, CO3 का -2 होता है, तो ये -2 Na के साथ लिख देंगे यानी Na2, और CO3 लिख देंगे 1, हम शो नहीं करते हैं, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। अमोनियम सल्फाइड में अमोनियम जो एल्युमिनियम है उसका +3 होता है, सल्फाइड यानी सल्फेट का जो होता है SO4 होता है। जब दोनों मिलते हैं देखिए इसके साथ सल्फाइड का लिख देंगे -2 Al2 SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, उसके बाद फिर आपका अमोनियम सल्फाइड हो गया तो NH4 के साथ 2 लिख देंगे, सल्फाइड का SO4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा ये ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि हमने अभी जस्ट एक रूल पढ़ा था कि जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं उनको हम ब्रैकेट्स के द्वारा शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा है और बाकी जगह जैसे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा। ठीक, आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। इट इज़ देयर फॉर रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान दीजिए मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई, तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सम होता है किसका भाई, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, जो भी एटॉमिक मास होगा जितने भी एटम्स होंगे सबका एटॉमिक मास उस मॉलिक्यूल में उनका सम होता है। इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या होता है, रिलेटिव मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट यानी यू से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ क्या करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, और यहाँ पे दूसरा है
कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो देखिए एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 यूनिट, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। हमको किसका निकालना है, H2O का निकालना है। तो देखिए 2 × 1 हो गया, ठीक है, 1 किसका हो गया हाइड्रोजन का, 2 क्या हो गया इसका नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन के 1 ही ऑक्सीजन है, जिसमें 1 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है 16 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 यूनिट आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। ठीक, उसके बाद देखते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 1 कर देंगे। नाइट्रोजन एक ही है और नाइट्रोजन का होता है 14। ऑक्सीजन का होता है भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 × ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3 × 48 और सबको जब ऐड हमने कर दिया तो ये हो गया कितना 16 यूनिट। ठीक है, फार्मूला यूनिट मास क्या है, द फार्मूला यूनिट मास of a substance is the sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। तो देखिए फार्मूला यूनिट मास क्या है, ये होता है जो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम होता है। ठीक है, फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। देखिए इसको भी कैलकुलेट करने का सेम तरीका है, लेकिन एक डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज़ द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अब देखिए तरीका दोनों का सेम है, लेकिन फार्मूला यूनिट मास इसको बोलते हैं क्यों, क्योंकि जो होते हैं इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे आयंस होंगे। तो अगर आयंस हैं फार्मूला यूनिट मास, आयंस नहीं है तो मॉलिकुलर मास बोलते हैं। बस बोलने में फ़र्क है, बाकी करने का तरीका सेम है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का समझते हैं, तो एटॉमिक मास हम सोडियम ले लेंगे और एटॉमिक मास क्लोरीन ले लेंगे। सोडियम का 23 है और ये 1 ही है एटम, इसलिए 23 × 1 प्लस क्लोरीन भी 1 है। क्लोरीन का एक एटॉमिक मास होता है, एक एटम का एटॉमिक मास, ये 35.5 यानी 58.5 यूनिट हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों क्या हैं आयंस है, जैसे जब इनको ब्रेक करेंगे तो Na हमारा प्लस होता है और Cl क्या होता है माइनस होता है। तो आयंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का देखते हैं। तो देखिए कैल्शियम जो भी है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम जो होगा Ca है, इस एक ही एलिमेंट है, सॉरी एक ही एटम है। ठीक, तो Ca हो गया प्लस जो क्लोरीन है वो 2 है, 2 एटम्स है और क्लोरीन का एटॉमिक मास लिख देंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और क्लोरीन का 35.5, थ्रू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 71 और टोटल मिला करके इनका जो एटॉमिक मास यूनिट या फार्मूला यूनिट मास होगा ये कितना होगा 111 यूनिट। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको रिवाइज करते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।